नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम अभिनव अरोड़ा है। अभिनव का जन्म 19 दिसंबर 2013 को जनकपुरी दिल्ली इलाके में हुआ था। अगर इसके जन्म तिथि के हिसाब से देखें तो अभिनव करीब करीब 10 साल का है। अभिनव को भारत में यंगेस्ट ओरेटर होने का अवार्ड श्री नितिन गडकरी जी के हाथों से खुद मिला हुआ है। ओरेटर क्या होता है? जो कहानियां सुनाता है या किसी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट रहता है, जो अपनी कहानी के या अपने बातों के माध्यम से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है किसी मंच पे चढ़ के, उसे हम ओरेटर कहते हैं। अभिनव का अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने चलेंगे तो एक बहुत ही बड़ा 9.5 लाख का सब्सक्राइबर बेस लेकर के अभिनव अपने सोशल मीडिया हैंडल पे खड़े हैं। अभिनव कृष्ण की बातें करते हैं, उनकी कहानियां सुनाते हैं और कृष्ण को अपना छोटा भाई बताते हैं। अभिनव सुर्खियों में तब आ गया जब हमारे भारत के आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी ने उसे स्टेज से नीचे उतार दिया। नवो राघवाय सियावर रामचंद्र भगवान की। राधा रामभद्राचार्य जी भारत के प्रसिद्ध जगत गुरु हैं और हमें कई सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। इसमें सोने पे सुहागा अभिनव के लिए तब हो गया जब एक YouTube चैनल ओनली देसी ने अभिनव के ऊपर एक 2 वीडियोस की सीरीज बनाई जिसका नाम रखा ब्रेन्स बिहाइंड अभिनव। यहाँ पे ओनली देसी ने अभिनव को पूरी तरह से स्क्रिप्टेड बताया और अभिनव पे और उनके पिता श्री तरुण राज अरोड़ा पे कई सारे एलिगेशंस लगाए। जरा सा समझते हैं कि ये एलिगेशंस क्या रहे हैं और इनकी सच्चाई कितनी है। अभिनव के ऊपर या अभिनव के पिता के ऊपर सबसे पहला आरोप था कि अभिनव के पिता का बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्लीन नहीं है। पहले समझते हैं ये आरोप क्या है। ओनली देसी ने अपने रिसर्च के ऊपर में ये बताया कि indianqanun.org एक वेबसाइट है जहां तरुण राज अरोड़ा के ऊपर अमित मनोचा नाम के इंसान ने एक केस किया था। यह केस 9/7/2021 को अमित मनोचा के द्वारा दर्ज किया गया था और इसे indianqanun.org पे कंप्लीटली देखा जा सकता है। ये 21 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि तरुण एक बिजनेसमैन रहे हैं और तरुण ने कुछ साल पहले एक कंपनी लॉन्च करी थी जिसका नाम था फलूदा एक्सप्रेस। फलूदा एक्सप्रेस क्या थी? फलूदा एक्सप्रेस एक आइसक्रीम और दूसरे इस तरह के रबड़ी फालूदा बेचने का एक ऑर्गेनाइजेशन था। एक जैसे हम वेडीलाल देखते हैं, जैसे हम अमूल की आइसक्रीम देखते हैं, उसी तरह से फलूदा एक्सप्रेस भी एक आइसक्रीम की रेडी का कॉन्सेप्ट था जिसमें कार्ट्स होंगे और कार्ट्स के थ्रू आइसक्रीम बेची जाएगी। ये कार्ट्स तरुण ने 3 कार्ड्स के लिए 1,38,950 रुपए की रकम बताई थी। इसके एवज में तरुण जो भी इस फैसिलिटी को लेता है उसके अगेंस्ट में उनको 3 कार्ड्स दिए जाएंगे जिसमें से अमित को कोई भी कार्ड नहीं मिला। इसके बाद अमित ने तरुण से अपने पैसे वापस करने की बात करी तो तरुण अरोड़ा ने अमित मनोचा को 50,000 रुपए वापस कर दिए और कुल 88,950 रुपए का एक चेक काट करके अमित मनोचा को दिया गया जो बाउंस हो गया। बाउंस होने के 15-17 दिन के बाद भी जब तरुण ने पैसे नहीं वापस लौटाए अमित मनोचा को तो अमित मनोचा ने ये केस रजिस्टर्ड किया और इस केस की रजिस्ट्रेशन डेट है 9/7/2021। यह केस सही है और तरुण को इस केस के एवज में कन्विक्शन झेलना पड़ा, यानी कि तरुण गिल्टी साबित हुए थे। बजाते एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी और इस केस का जो रिजल्ट आया था वो आया था 6/12/2023 को। ओनली देसी चैनल ने इस केस को काफी बारीकी से स्टडी किया और सही सही चीजें हम तक पहुंचाई, बट एक जगह ओनली देसी चूक गए। ओनली देसी ये क्लेम करता है कि इसके बाद तरुण अरोड़ा टेड टॉक में गए और उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद इन्होंने अभिनव को बतौर प्रोडक्ट अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। अगर हम इस केस की डिटेल्स को देखते हैं तो केस तो सही फाइल हुआ है।
अमित मनुचा नाम का इंसान भी है और उसने तरुण पे केस भी किया है। केस में तरुण दोषी भी पाए गए। पर टेड टॉक हुआ था 21 जनवरी 2023 को मसूरी के अंदर में, और जो इस कोर्ट केस का रिजल्ट आया है वह आया है 6/12/2023 को। मैंने इस पूरी वीडियो को, जो उनका ये टॉक शो था, इस पूरी वीडियो को देखा। वहां पे तरुण ने साफ साफ बताया है कि उनका ये फ्लूदा एक्सप्रेस का जो बिजनेस था ये काफी अच्छा चल रहा था, और चूंकि कोविड की लहर ने पूरे देश को हिट किया, उस समय पे तरुण को इस बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। जब तक हमारी कार्ड्स दिल्ली से बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचना चालू कर चुकी थी और कुछ शहरों में लगनी भी चालू कर चुकी थी बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ, कोरोना की दूसरी वेव अपना भयावह रूप दिखाती है और ट्रांजिट में पड़े हुए मेरे कुल्फी और आइसक्रीम की तरह मेरे इस सपने का भी मेल्टडाउन होने लगता है। वाजिब सी बात है कि जिस समय पे सारे घर के अंदर बंद हैं, फूड कहीं और से घर के बाहर से लिया नहीं जा रहा, वहाँ कोई बाहर जाकर आइसक्रीम तो नहीं खाएगा। इस चीज़ से तरुण के बिजनेस को एक बड़ा हिट होता है। अगर मैं इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखूं या थोड़ा सा इस पे हम गौर करें, तरुण को बतौर बिजनेसमैन अगर मैं पोर्ट्रे करता हूं तो ऐसा लगता नहीं है कि इनकी मंशा नहीं थी कि 88-89 हज़ार रुपयों के लिए ये किसी के साथ एक केस लेने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि तरुण की शायद ये इच्छा ना रही हो कि ये वैसे वो वापस करे, बट उस समय किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जब इन्होंने केस चेक काट करके दिया होगा, वो बाउंस हो गया होगा, इनके बीच में बहस हुई होगी और फिर तरुण ने कहा होगा कि चलो ठीक है, आप अगर केस करना चाहते हो आप केस कर लो, अगर आपके और मेरे साथ इस तरह की कोई वारदात हो तो हम भी परेशानी होंगे। हाँ, हम भी अगले को यही कहेंगे कि ठीक है भाई, फिर अगर ऐसी बात है, अगर तुम लड़ने पे ही उतारू हो तो फिर तुमको जो लीगली लगता है तुम करो, फिर हम भी अपनी तरफ से लीगल एक्शन लेंगे। यहां मुझे मंशा में कि पैसे नहीं लौटाए जाएं, इस तरह की कोई मंशा दिखती नहीं है। फिर भी केस तो हुआ था, आरोप सही है। अभिनव के अभी तक के जितने भी पॉडकास्ट रहे हैं उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हैं कि ये सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होते हैं। आइए जरा समझते हैं कि एक पॉडकास्ट कैसे होता है। चूंकि हम खुद भी पॉडकास्ट करते हैं तो हमें पॉडकास्ट का प्रारूप और उसकी प्रक्रिया भी पता है। जब एक पॉडकास्ट करना होता है तो जो भी मेरे मेहमान या मेरे गेस्ट होते हैं, हम जब उनके साथ हमारी डेट या एक हफ्ता फिक्स हो जाता है कि इस हफ्ते में ये पॉडकास्ट होगी, हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनसे जुड़े हुए सवालों को निकालते हैं। ये सवाल हमें कहाँ से पता चलते हैं? जो हम उनके दूसरे पॉडकास्ट देखते हैं, जो भी उनकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे या दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध होती है, उसको पढ़ के हम एक क्वेश्चन की सीरीज बनाते हैं और ये क्वेश्चन की सीरीज, ये स्क्रिप्ट हम अपने अतिथि के साथ शेयर करते हैं, जिसको ये बताया जा रहा है कि ये सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड हैं। तो पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड ही होते हैं, सवाल पहले ही डिसाइड किए जाते हैं। अतिथि जिन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता उनको नहीं पूछा जाता है। हाँ, पॉडकास्ट है तो जब, चूंकि अगर आप दायरा ही नहीं फिक्स करेंगे तो आप बात कैसे करेंगे? अब पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट में एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, भावनाओं को देखते हुए, माहौल देखते हुए सवाल से सवाल उठ के आता है, तो एक बातचीत का पूरा एपिसोड बनता है। ओनली देसी ने कुछ पॉडकास्ट के क्लिप्स जोड़ करके अभिनव पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि अभिनव के सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड हैं और उसके सवाल भी सारे स्क्रिप्टेड हैं, सवाल भी वही हैं और जवाब भी वही हैं। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। इन्हीं में से एक पॉडकास्ट है ममता पॉडकास्ट। ममता पॉडकास्ट पे अभिनव से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप किसी की तरफ देखते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? इस जवाब पे अभिनव बिल्कुल साइलेंट थे, वो जवाब नहीं दे पाए।
जब मैंने यह क्लिप देखी तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो बड़ा ही साधारण सा सवाल है कि किसी को देख करके आपके दिमाग में क्या आता है, तो क्या ये लड़का इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। तो फिर मैंने इसकी ये वाली पूरा का पूरा ये पूरा पॉडकास्ट देखा। इसके अलावा मैंने कई 6-7 और पॉडकास्ट भी अभिनव के देखे। अभिनव से पूछा गया कि ब्रज में चप्पल क्यों नहीं पहनते। आप हमेशा नंगे पैर क्यों रहते हैं? क्यों ब्रज में नहीं पहनते हैं चप्पल आप? और ठाकुर जी जाते हैं यशोदा मैया के पास। उन्होंने कहा कि गैया के तो पादुका बना करके दो मैया, गैया की पादुका कहाँ है? फिर यशोदा मैया ने कहा दादा इनके तो कोई पादुका बनाता ही ना है। फिर ठाकुर जी ने कहा कि फिर मैं भी पादुका धारण नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी ने पूरे ब्रज में पादुका धारण नहीं की। इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता था और अभिनव बहुत ही बेबाकी से इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। अभिनव ने ये बताया कि एक बार कृष्ण और उनकी गैया कहीं जाने वाले थे तो कृष्ण ने कहा कि मेरी गैया को भी पादुका दो, इसके पाँव में कंकड़ लगते होंगे। तो उन्होंने, जिनसे भी यह बात कही गई थी, उन्होंने ये बोला या उनकी मैया से बोला गया था, तो उनकी मैया ने जवाब दिया कि भाई मैं गैया के लिए, तुम्हारी गई माता के लिए, गौ माता के लिए पादुका कहाँ से लेकर के आऊं। तो अभिनव कहते हैं तो कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी गैया पादुका नहीं पहन सकती है तो मैं भी नहीं पहनूंगा, और वो पूरे ब्रज में नंगे पांव फिरते रहे। और अभिनव कहता कि शायद मैं भी इसीलिए नंगे पांव फिरता। यह जवाब अपने आप में हैरान कर देने वाला था। अभिनव से इसी पॉडकास्ट के ऊपर में यह भी कहा गया कि जब लोग वृंदावन घूमने जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या वृंदावन जाके क्या क्या नहीं करना चाहिए घूमने फिरने के दौरान में। वृंदावन, अगर कोई मथुरा वृंदावन घूमने जा रहा है तो आपके हिसाब से? मथुरा वृंदावन घूमने थोड़ी जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन घूमने जा रहा है। वृंदावन पर्यटन स्थल थोड़ी है। वृंदावन मौज के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए है। वृंदावन मनोरंजन के लिए नहीं है, वृंदावन तो भाव शुद्धि के लिए है। तो अभिनव का क्रोधित चेहरा सामने आता है और अभिनव गुस्से से कहते हैं वृंदावन घूमने की जगह नहीं है। वृंदावन में जाइए तो आप अपनी श्रद्धा भावना लेकर के जाइए। क्या ओनली देसी या इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्या जितने भी यूट्यूबर्स अभिनव के पॉडकास्ट को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, उन्होंने सारे पॉडकास्ट देखे हैं? क्या उन्होंने अभिनव के इन जवाबों को देखा है जिसमें वो बेबाकी से दुनिया का मुंह बंद करता हुआ नजर आ रहा है? अभिनव के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया गया या उसके इस बोलने के तरीके पे बहुत सारे सवाल उठाए गए कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। वह आखिर एक तो ये इस बात को उठाने का मुद्दा ही क्या है? अगर वो ऐसे बोलता है कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ और किसी एक एग्जाम्पल से आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें चौंकने वाली बात क्या है? उसके फिर भी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी भाषा में ये कहाँ से शामिल हो रहा है। अभिनव के पिता एक लेखक भी हैं जिन्होंने लाइफ बियॉन्ड फेलियर्स या हार के उस पार नाम की किताब लिखी है, जो क्लेम की जाती है कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है इंडिया की। इसमें कितनी पुष्टि है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी मैं नाम लेता हूँ वर्ल्ड की कुछ बेस्ट सेलिंग बुक्स का, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, दूसरी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एटॉमिक हैबिट्स को अगर आप पढ़ने चलेंगे तो उसमें आपकी आदतों के बारे में है जिनको आप ठीक करके अपने जीवन शैली में बहुत सारे चेंज लेकर के आ सकते हैं। इस किताब के अंदर में कुल 35 से 40 कहानियां हैं, यानी कि उदाहरण या वाया एन एग्जाम्पल इसको समझाया गया। जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसमें 25 से 30 एग्जाम्पल्स या स्टोरीज हैं जिसके हिसाब से इस कहानी को हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको उजागर करने के बारे में बताया गया है। एंड नो डाउट उसके फादर खुद भी एक राइटर हैं, तो ये उनके लिखने के, आप जिस तरह से लिखते हैं, आप उस तरह से बोलते हैं, आप उस तरह से सोचते हैं, ये हमारी भाषा में, हमारे बोलचाल में शामिल हो जाता है। वह बच्चा उसी इन्वायरमेंट में रहता है, माता पिता के साथ रहता है, बातचीत करता है, तो इस तरह से बोलना उसके स्वभाव में आना बहुत ही वाजिब है। इस पे क्वेश्चन उठाना बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस तरह से समझा भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? इसके अलावा अभिनव को जब मैं और ऑब्जर्व करने लगा तो उसकी एक वीडियो पे कि वो कैमरा फोकस या कैमरा सेंट्रिक है या वो कैमरा का अटेंशन चाहता है, इस बात पे भी काफ़ी जोर दिया गया।
चलिए पहले देखते हैं कि वो वीडियो क्लिप क्या है जिसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि वो कैमरा सेंट्रिक है। फेलियर्स फेस करते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये हार के बारे में कहीं नहीं बताया गया था। तो मेरा मानना है कि हर एक प्रोसेस हुआ क्या है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इस वीडियो में जो सिटिंग पोजीशन है वो एक सोफा है जो एल शेप के टाइप का बना हुआ है, और जो कैमरामैन खड़ा है वो बिल्कुल सामने खड़ा है। पॉडकास्ट में इन जनरल क्या होता है, मल्टीपल कैमरास होते हैं, मल्टीपल कैमरास का एंगल होता है, बट इसमें मेरे हिसाब से 3 कैमरास का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस कैमरा की तरफ देखते हुए अभिनव को पकड़ा गया है वो फ्रंट पे है। जो ममता जी का पॉडकास्ट हुआ था उसमें पॉडकास्ट में सिर्फ अभिनव उपलब्ध था ऑन कैमरा और वो ममता जी से बात कर रहा है। यहाँ पे इस पॉडकास्ट में अभिनव के पिताजी भी उसके साथ बैठे हुए हैं और यह पॉडकास्ट कंडक्ट किया गया था एबीपी न्यूज द्वारा। फेलियर्स फेस करते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये हार के बारे में कहीं नहीं बताया गया था। तो मेरा मानना है कि हर एक प्रोसेस। अब अगर आप इस पॉडकास्ट को देखने जाएंगे तो जो पॉडकास्ट के होस्ट हैं वह बात अभिनव के पिता राज अरोड़ा से कर रहे हैं, ना कि अभिनव से। पॉडकास्ट की शुरुआत राज अरोड़ा से हुई थी। जब वह राज अरोड़ा से पूछ रहे हैं उनकी बुक के बारे में, उसकी जीवन शैली के बारे में, तो राज अरोड़ा उस होस्ट से बात कर रहे हैं। उस समय अभिनव मौन बैठा है, एक 10 साल का बच्चा जो मौन है, और कैमरा के पीछे एक कैमरा पर्सन भी होता है। अगर वो कैमरा के सामने उसकी नजर पड़ती है और कैमरा मैन के साथ उसकी नजर टकराई है, अगर दोनों एक दूसरे को एक स्माइल पास कर दे रहे हैं, तो इस बात में इसको कि ये कैमरा सेंट्रिक है बोलने का क्या मतलब बनता है। कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं होता। देखने में बहुत आसान लगता है कि आप एक कैमरा के सामने बैठे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, बट एक 10 साल का बच्चा जिस तरह से वाचन कर रहा है, जिस तरह से बातें बोल रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सब कुछ ही स्क्रिप्टेड है तो कैसे चलेगा। आप उसकी बातें सुनिए, उसका पूरा पॉडकास्ट सुनिए। सिर्फ एक क्लिप को देख करके हम ये जज नहीं कर सकते कि बच्चा कैमरा को लेकर के अटेंशन चाहता है और जब भी वो कैमरा की तरफ देख रहा है तो वो मुस्कुरा रहा है। ये गलत बात है, ये आप उसका मनोबल भी गिरा रहे हैं। अभिनव को एक और सवाल पे दुनिया जहान के लोग घेरते नजर आए हैं। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? उससे यह सवाल पूछा गया कि आप नॉनवेज नहीं खाते, तो उसका जवाब है कि अगर आपको अपने किसी प्रियजन की उंगली काट के खिलाई जाए तो क्या आप खा लेंगे। इस पे भी उसको ट्रोल किया गया। कारण ये है कि इस बच्चे की 3-4 साल पहले की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो लीक हुई, जिस वीडियो में इसे ये बोलते हुए दिखाया गया है कि मेरी माँ मुझे चिकन खिलाती है, वो खुद नहीं खाती पर वो मेरे लिए बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे अंदर ही अंदर गाँव के अंदर में ऐसी जगहें हैं जहां लोग कुत्ते बिल्ली को भी खा जाते हैं। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि वो कुत्ता मुझे प्रिय है, अगर मैं बोलूं कि आपके प्रियजन की उंगली काट के, मैं तो उस चीज़ को नहीं देख सकूंगा कि अगर कोई मेरे सामने किसी डॉग को मार रहा हो, क्योंकि मेरे घर में होता है, या इस तरह का कोई भी विचार मेरे मन में आता है और मैं इस बात को अगर बोलता हूं तो इसमें क्या गलत है। अगर उसके कुछ आंसर्स सेम हैं तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जिनमें बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के जवाब सेम होते हैं, तो इस बच्चे को घेरने का क्या मतलब बनता है। इसके अलावा इस बच्चे को एक और बात पे घेरा गया। एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक चैनल का एक रिपोर्टर है, या उसको संवाददाता कह लीजिए, रिपोर्टर कह लीजिए, या कोई बंदा कह लीजिए, वह जाकर के इससे पूछता है कि तुम्हें ये आइसक्रीम कैसी लगी। बच्चा कहता है बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। अब ये जो बढ़िया बढ़िया वाला केस है, इस केस का क्या लॉजिक है ये भी समझ लीजिए। जो संवाददाता इस बच्चे से यह पूछ रहा है उनके चैनल का नाम है जनता जंक्शन। जब अभिनव के पिता ने यह बिजनेस शुरू किया था तो उसे प्रमोट करने के लिए वो एक चैनल के पास जाते हैं, उस चैनल का नाम जनता जंक्शन होता है।
ये एक बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर मैं कोई धंधा या कोई काम नया शुरू करता हूँ जिसमें सेल और परचेज है, या सेल कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मैं किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा, उसे बोलूँगा कि भैया मेरे लिए कास्ट कर दे। ये बहुत ही नॉर्मल सा एक अप्रोच है। अब इसमें वो ये कहता है, जनता जंक्शन का रिपोर्टर, कि हम एक जेन्युइन रिव्यू लेने जाते हैं, और वो होता क्या है कि वो अभिनव से ही पूछ देता है। इस पे घेरा गया कि भाई ये अपने ही फूड का खुद ही प्रोडक्ट जो प्रमोशन है वो खुद ही कर रहे हैं, इनका सुपरस्टार अभिनव है, और उसको खाते हुए पूछ लिया, तो ये गलत प्रैक्टिस है। क्या हम और आप अपना कोई काम प्रमोट करने के लिए ऐसा नहीं करते? यही बढ़िया बढ़िया आपके खुद के बच्चे ने कहा होता तो इसे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं कहाँ कहाँ डाल के माई क्यूटी, माई बेस्ट बडी, माई सोलमेट कह रहे होते, और आज उस 6-7 साल के बच्चे ने बढ़िया बढ़िया कह दिया तो आप उसका मीम बना रहे हैं। एक कुल्फी की स्टिक को कितना ही जस्टिफाई करेंगे, कितना ही क्रिटिसाइज करेंगे हम कि कुल्फी खाते हुए, कुल्फी आप किसी भी ब्रांड की खा लीजिए आपको ठीक ही लगेगी। और अगर उस बच्चे ने ऐसे बोल दिया तो ये रिव्यू जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, इस बात को इतना लताड़ने की, इतना घसीटने की जरूरत नहीं थी। जहां से ये सारा मुद्दा शुरू हुआ वहां की बात भी करना चाहूंगा, हालांकि हो सकता है कि यह बात कुछ लोगों को अप्रिय लग जाए। बात शुरू हुई थी श्री राम भद्राचार्य जी के इसे मंच से नीचे उतारने की। मंच से जब नीचे उतार दिया, उसके बाद राम भद्राचार्य जी के पास कुछ लोग माइक लेकर के पहुंचे, उनसे यह सवाल पूछा कि अभिनव अरोड़ा के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो राम भद्राचार्य जी ने कहा, इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। मूर्ख है वो लड़का, बोलने की शिष्टता नहीं है। प्रभु क्या उसके सहपाठी बनेंगे? प्रभु क्या उसके साथ पढ़ाई करेंगे? मुझे ये लगता है कि राम भद्राचार्य जी के स्टेटमेंट्स को समझने में हमने, आपने और बाकी सब ने, इंक्लूडिंग वो यूट्यूबर्स जो इस चीज़ को बतौर क्लिप दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती की है। गलती कहाँ है? अगर अभिनव ये कहता है कि मैं कृष्ण में अपने छोटे भाई को देखता हूँ, मैं उसका बड़ा भाई अपने आप को मानता हूँ, तो क्या यह बात गलत हो गई? हम अपने घरों में, मैं ऐसे कई सारे मेरे दोस्त हैं, कई सारे मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने कृष्ण को बतौर लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित कर रखा है। वो उसको सुबह स्नान कराते हैं, उनको, उनके लड्डू गोपाल को, उनको भोग लगवाते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा है। अगर ऐसे केस में अभिनव ये कह देता है कि मैं इन्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ और मुझे इनके साथ खेल के आनंद आता है, तो इसमें गलत क्या हुआ? लेकिन राम भद्राचार्य जी ने उसे, अपने कृष्ण जी को अपना छोटा भाई बोलने पे बिल्कुल भी नहीं डांटा। इस चीज को इस तरह से प्रसारित करने पे और इसके बोलने पे डांटा है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। कहा है कि इसे बोलने की मर्यादा नहीं है, माने अगर तुम पे कृष्ण की विशेष कृपा है तो उनके बारे में जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, एक मर्यादा में रह के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके मन में इस तरह की शिष्टता नहीं है तो प्रभु आपके साथ बैठ के सहपाठ नहीं करेंगे, यानी आपके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे। अभिनव की गलती सिर्फ इतनी है कि वो अलग अलग जगहों पे पहुंचने लग गया। अभिनव के स्कूल जाने को लेकर के भी बड़ी सारी चर्चाएं हैं। वह बात थोड़ी सी खटकती भी है। सपोज कीजिए कि अभिनव किसी स्कूल में पढ़ता है और वो ये स्कूल का नाम नहीं बताना चाहता, फिर भी बतौर बच्चा उसकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे जो उसी की उम्र के होंगे, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के।
मेरा खुद का बेटा 9 साल का है, मैं जानता हूँ वो किस तरह की बातें करता है और इस उम्र के बच्चे किस तरह की बातें करते हैं। वो घर जाके ज़रूर बताते कि हमारी क्लास में अभिनव पढ़ता है, और यह बात कहीं ना कहीं से आउट हो जाती, लेकिन यह अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि अभिनव की पढ़ाई कहाँ हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले की अगर हम बात माने, या न्यूज़ में आ रही या सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ आ रही है, उस हिसाब से एक और न्यूज़ आई है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया के एक गैंगस्टर गिने जाते हैं, उन्होंने अभिनव अरोड़ा को एक लाइफ थ्रेटनिंग मैसेज दिया है और इसके अगेंस्ट में अभिनव अरोड़ा को कुछ सिक्योरिटी भी प्रदान की गई है। मुझे इस बात में सच्चाई कम नज़र आती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा क्यों करेंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहद ही दुखद है। आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप में से कईयों के बच्चे होंगे और 8-9 साल के भी होंगे, 10 साल के भी होंगे। ज़रा सोच के देखिए, एक 10 साल का मासूम कैसा होता है। ना सिर्फ उसे ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि उसको एक मेंटल प्रताड़ना भी मिल रही है। अगर कल को हो करके अभिनव, जो एक 10 साल का बच्चा है, वह किसी भी तरह की मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसका इल्ज़ाम अपने सर पे कौन लेने को राज़ी होगा? आप, मैं या कोई और? वो एक बच्चा है जिसे एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो आम 7-8 साल के बच्चों से, 10 साल के बच्चों से अलग है। अगर यही हमारे देश के बाहर कोई इस तरह का बच्चा होता तो हम उसे सर आंखों पे बिठाते, उसकी बातें सुनते, जो हम यहाँ भी कर रहे थे। बट ये भारत है। भारत में हमने हमारे अभी तक के बेस्ट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के घर पे भी पत्थर चला दिया था जब उनकी परफॉर्मेंस गिरी थी। तो भारत में अगर किसी के ऊपर ट्रोलिंग होती है तो बेहद बेइंतहा होती है। अगर बच्चा कल को होकर के कोई गलत कदम उठा लेता है तो यह जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि उसे इतनी बुरी तरह से ना ट्रोल किया जाए कि वह अपनी लाइफ को आगे ना झेल पाए। इतनी कम उम्र में दिमाग पे इतना गहरा असर, इतनी तरह के, आपको सुबह उठ करके कोई 2 बातें उल्टी बोल देता है, आपका सारा दिन खराब चला जाता है, जबकि आप 25-30 साल के वयस्क हैं। वह 10 साल का बच्चा है, सुबह उठते ही उसने अगर YouTube खोल दिया तो उसके अगेंस्ट में अभिनव अरोड़ा एक्सपोज्ड, अभिनव अरोड़ा स्कैम, ये फर्जी बाबा है, ये फर्जी ढोंगी है, इस तरह की बातें उसके ऊपर चल रही हैं। उसके पिता के मन पे तो जो बीत रही है सो बीत रही है, वो शायद अपने आप को संभाल लेंगे, बट ये बच्चा शायद अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। हमें और आपको चाहिए कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मसाला पापड़ ना बेचें। अगर सुननी है, अगर बात करनी है तो इसके बारे में पूरी बात होनी चाहिए। जिन सवालों के इसने दृढ़ता से जवाब दिए हैं उन सवालों पे भी बात होनी चाहिए। और उसको इतने तरह के ज्ञान, इतने तरह की बुक्स वो पढ़ चुका है, उसमें से आप उससे छंद पूछिए, उसकी कहानियाँ पूछिए, वह बताता है। ये ऐसे नहीं होता। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को अगर आप ट्रोल होता हुआ देख रहे हैं तो आप भी उसका हिस्सा ना बने, भेड़ चाल में ना चले। अगर आपको कुछ कहना है, इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी होती है। कोई भी एकदम से पॉपुलर नहीं हो जाता और कोई भी एकदम से नीचे नहीं गिरता। इसे उठाने में भी मेरे और आपके जैसे लोगों का ही हाथ है और इसे गिराने में भी मेरे और आपके जैसे लोगों का ही हाथ है। आपके बच्चे को अगर कोई सुबह उठ के बोले तो आप उसे मारने को दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। इसे भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, पूरी दुनिया का अच्छा सोचिए। किसी को भी ऐसे हरास करने का मोटिव नहीं है। मेरा किसी चैनल के प्रति कोई द्वेष नहीं है, ना मुझे किसी चैनल के प्रति कोई आपत्ति है। ओनली दिस ही जिन्होंने ये सारा रिसर्च किया, मैं इस रिसर्च की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसमें उनके रिसर्च में छोटी छोटी खामियां हैं जो अभिनव को एक गलत तरह के बच्चे की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक गलत छवि उसकी बन रही है जो ठीक नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस अभी तक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।